हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोचक्स। तो हमने पिछले वीडियो में ये F बराबर ma तक देख लिया था। आज हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे, उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे। तो यहाँ पास अगर कोई m मास का ब्लॉक रखा हुआ है और अगर इस पर कोई फोर्स हमारे पास इधर से F1 लग रही है और इधर से F2 लग रही है, इधर से हमारे पास F1 लग रही है और इधर से F2 लग रही है, तो और नीचे की ओर हमारे पास क्या फोर्स लगेगी, इसमें m मास है तो नीचे की ओर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगी वो mg लगेगी नीचे की ओर, और इस सरफेस द्वारा इसको बैलेंस करने के लिए n लगेगी ऊपर की ओर, यानी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगी। तो यहाँ से n लगेगी ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन और ये हमारे पास हो गया mg। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस कर लेगा, यानी n इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पास बैलेंस हो जाएगी। और यहाँ से हम देखेंगे कि F2 और F1 में, अगर F2 और F1 में दोनों अगर इक्वल हुए, F1 और F2 दोनों इक्वल हो गए, तो ये बॉडी किसी भी तरफ मूव नहीं करेगी। जैसे कि हमारे पास अगर इससे देखें कि हमारे पास ये है और हम यहाँ से दो फोर्स लगाएं, जैसे हमारे पास ये दो हैं, ये हमारे पास ब्लॉक है एम मास का, ये ब्लॉक है और ये F1 है, ये वाला ये F1 है और ये F2 है। अगर दोनों सेम होंगे तो ये किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा। अगर हम यहाँ से F1 की वैल्यू बढ़ाएंगे तो F1 की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये इधर की ओर मूव कर जाएगा। अगर F2 की वैल्यू बढ़ाएंगे तो F1 से ज़्यादा जब हो जाएगी तो ये इधर मूव करेगा। यानी कि जब इक्वल अमाउंट का जब फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी जो है मास m ये मूव नहीं करेगा, यानी ये स्टेट पर रहेगा। क्योंकि अगर ये वाला पेन यानी ये वाला जो फोर्स है F1 और ये F2 दोनों एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर देंगे। अगर F1 की वैल्यू बढ़ी तो ये इधर मूव कर जाएगा, अगर F2 की बढ़ी तो ये इधर मूव कर जाएगा। तो इससे समझते हैं कि अगर यहाँ से पहला केस अगर देखें, केस 1, तो केस 1 देखते हैं जब F1 इज इक्वल टू F2 हो, F1 इज इक्वल टू F2, और हमने पढ़ा था कि F नेट इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ma ना, ये हमने पढ़ा था। तो अगर यहाँ पे हमारे पास इधर से F1 लग रहा है और इधर से F2 लग रहा है, तो एफ नेट हमारे पास क्या आ जाएगा, F2 माइनस F1 या F1 माइनस F2 इज इक्वल टू MS, क्योंकि दोनों बराबर हैं, यहाँ से जीरो, तो m a बराबर जीरो, तो m कभी जीरो होता नहीं, मास कैन नॉट जीरो, तो यहाँ से एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से m नहीं जीरो हो सकता, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, यानी ये बॉडी मूव नहीं करेगी। समझ में आएगा नहीं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एम जहाँ पे मास होता है और ए एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से पास F2 माइनस F1, तो यहाँ से F2 की वैल्यू मेरे पास है, इसका मॉड लेते हैं हम, क्योंकि F2 और F1 दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से F2 माइनस F1 की वैल्यू बस जीरो आ जाएगी। अगर यहाँ से देखें तो F2 माइनस F1 की वैल्यू जीरो, तो यहाँ रख दिया हमने। हमें पता है कि मास जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि बॉडी का मास n दे रखे हैं पहले से मेरे पास, तो यहाँ से मास जीरो हो नहीं सकता, तो इसलिए एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। यानी इससे क्या निकलता है कंक्लूजन कि जो ये m मास का ब्लॉक है ये मूव नहीं करेगा, यानी मूव नहीं करेगा ना। अब केस 2 देखते हैं हम। केस 2, जब F1 इज ग्रेटर देन F2 हो, यानी F1 की वैल्यू F2 से बड़ी हो, तो यहाँ से F1 की वैल्यू F2 से बड़ी है, तो यहाँ से F नेट इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, यानी कि जो ये बॉडी है इस पे F1 इधर की ओर लग रहा है और F2 उधर की ओर, यानी अगर इसको और हम सही से बना लें, यानी F1 ऐसे लग रहा है और F2 ऐसे लग रहा है। तो हमने अभी देखा था कि जब F1 बड़ा है, यानी F1 की वैल्यू बड़ी है, तो इधर किधर, तो F1 अपनी ओर इधर खींच लेगा इसे, तो एक्सलेशन इधर की ओर आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा पास F1 माइनस F2 इज इक्वल टू m इंटू ए, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी F1 माइनस F2 बटे m, तो यहाँ पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। तो ये किधर मूव करेगा, लेफ्ट साइड मूव कर जाएगा, लेफ्ट मूव करेगा जब F1 की वैल्यू बड़ी है। अब केस थर्ड देखते हैं, अगर हम केस थर्ड केस थर्ड देखेंगे जब F1 इज लेस देन F2,
यानी कि ये बॉडी है, F1 इधर लग रहा है और F2 इधर की ओर लग रहा है मेरे पास। F1 इधर लग रहा है और F2 इधर लग रहा है, तो इधर की वैल्यू हम निकालेंगे जब, तो हमें पता है कि एफ नेट इज इक्वल टू होता है m इंटू ए होता है। एफ नेट की वैल्यू m इंटू ए होता है, तो एफ नेट हम निकालने के लिए हमें पता है कि F2 जो है वो बड़ा है, तो यहाँ से F2 माइनस F1 इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी F2 माइनस F1 अपॉन m। और ऐसे भी अगर यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा ये होती है कि एफ नेट अपॉन मास, एफ नेट अपॉन मास। तो ये हमारे पास तब था जब ये जो हमारे पास फोर्स है ये किसी एंगल पर नहीं लग रही है, यहाँ पे 0 डिग्री एंगल पर लग रही है। अब दूसरा केस देखेंगे, जब फोर्स किसी एंगल पे लगती है तो उसके लिए हम कंपोनेंट निकालते हैं, तब उसमें नॉर्मल रिएक्शन और ये जो एम जी है इसकी वैल्यू इक्वल नहीं होती है। तो हम अगला केस देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जब मास एम पर कोई फोर्स थीटा एंगल पर लग रही है तो उसके लिए क्या होता है। तो यहाँ से हम एफ फोर्स जो है वो थीटा पर लग रही है, तो इसके लिए हम देखते हैं। तो हमें पता है कि इसका जो मास है वो एम है, तो नीचे की ओर एम जी लगेगा, इधर नीचे ऐसे, यानी एम जी इधर लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगी। हमने वेक्टर्स में पढ़ा था इसके लिए कि अगर वही ये वेक्टर है पास थीटा डिग्री पर है, तो इसके लिए हमने देखा था कि कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल बना लें, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। हमें ये साइड दे रखी है, तो हमें ये साइड ये थीटा दे रखा है और ये एफ दे रखा है ना। तो अगर हमको ये निकाल लें, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसे बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसे एच मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। तो हम बाई पैथा क्या बोलते हैं साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा हमारे पास होता है v अपॉन एफ, यानी नॉर्मल अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी लंब बटे कर्ण बोलते हैं हिंदी में उसे। तो यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ आ गया, तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी एफ साइन थीटा। तो v की वैल्यू पास आ गई एफ साइन थीटा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो साइन थीटा होता है। अगर यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा की वैल्यू पास होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस को बोलते हैं आधार और हाइपोटेनियस को बोलते हैं कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एच इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा आ गई। यानी कि अगर हम इस फोर्स के लिए कंपोनेंट लिखेंगे तो ये एफ फोर्स जो है ये टूट जाएगा हमारे पास ऐसे, एफ कॉस थीटा पर जा रहा है एफ साइन थीटा, तो बस ये फोर्स हो गई ना। तो अगर हम ये इस वाले फिगर में पास एफ ऐसे लग रहा था थीटा पर, तो इसका हमने जो कंपोनेंट डिवीजन किया है वो ऐसे हो जाएगा, एफ साइन थीटा ऊपर लगेगा और नीचे एफ कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर यानी इस केस में जो एन होता है वो एम जी के बराबर नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ये अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो नीचे की ओर एम जी लग रहा है इसमें ना, नीचे की ओर एम जी लग रहा है। और अगर इस वाले और इस वाले दोनों फिगर को मर्ज करेंगे तो क्योंकि हमें पता है कि ये जो एफ है ये एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा में ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पर हमारे पास इधर की ओर एफ कॉस थीटा लगेगा ना, ऊपर की ओर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की ओर ना, और क्या लग रहा है एफ साइन थीटा भी ऊपर की ओर ही लग रहा है, एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी आ रहा है ना, और यहाँ पे एफ कॉस थीटा इधर की ओर आ रहा है और ये मास एम है इसका। तो इसके लिए हमें पास देखेंगे तुमको ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स करेंगे तो हमें पास आ जाएगा एन इससे इस वाली फिगर से। तो अब इधर की ओर फोर्स लग रहा है तो इधर का कुछ इसका एक्सेलरेशन होगा, मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन है इधर की ओर, तो हमें पास एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एम इंटू ए, एफ कॉस थीटा इंटू एम इंटू ए हो जाएगा मेरे पास एम ए। और इस वाले के लिए देखो ऊपर की ओर एन प्लस एफ साइन थीटा और नीचे की ओर क्या लग रहा है एम जी, यानी इसको बैलेंस कर रहा है, एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी आ रहा है। अगर यहाँ से हम नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास एन इज इक्वल टू आ गया एम जी माइनस एफ साइन थीटा, यानी नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू होगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और यहाँ से एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए आ गया। तो अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अगर फोर्स दे दिया तो
फोर्स और मास और एक्सेलरेशन देके थीटा पूछ सकता है, यानी इन 4 वेरिएबल्स यानी एफ, थीटा, एम, ए में से अगर 2 वैल्यू 2 3 देके ये पूछ सकता है, ये 3 देख के ये पूछ सकता है और ये 3 देख के ये पूछ सकता है। ऐसे में कुछ गैप करके कोई पूछ सकता है। तो हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब हम दूसरे वीडियो में ये देखेंगे कि जैसे इसमें एक फोर्स था हमारे पास थीटा एंगल पे लग रहा था, इसी प्रकार अब इधर से अगर कोई फोर्स एक्ट करे तो कैसे काम करेंगे हम लोग। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।